नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम चर्चा करना चाहते हैं बिहार की। बिहार में आग लगी हुई है, आपको पता ही है। ये पॉलिटिकल आग है और यह आग लगी राज्यसभा में मनोज झा द्वारा पढ़ी गई एक कविता के माध्यम से। आनंद मोहन इसके बाद बिल्कुल विद्रोही हो गए और अब तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि आनंद मोहन के लिए इंडिया अलायंस में कोई जगह नहीं बची है। वह इंडिया अलायंस और बिहार में वह महागठबंधन की सरकार जिसने आनंद मोहन को जेल से रिहा कराया। आनंद मोहन ने भी कह दिया है, मैं भिखमंगा नहीं हूं, मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। लालू यादव ने कह दिया, चेतन आनंद को ही कहा, लेकिन आनंद मोहन को ही कहना हम मानते हैं। जिन्हें अकल होगी वे ना बोलेंगे तो वे शकल देखें। तो बात यहां तक बिगड़ गई है और यह दिखने लगा है कि जो भी चुनाव होंगे आगे, तो 2024 का ही चुनाव है, कि यहां सबंध ही आपस में लड़ पड़े हैं। ब्राह्मण बनाम राजपूत हो गया। तो जहां राजपूत मतदाता होंगे और यदि ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे, वहां यह असर दिखाई पड़ेगा, या जहां ब्राह्मण उम्मीदवार होंगे वहां राजपूत मतदाता होंगे तो यह असर दिखाई पड़ेगा। और देखिए, पूरी बात यदि हम समझे कहां से कहां तक बात चली गई। राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने कह दिया हम तो गर्दन उतार देते। मनोज झा की ओर इशारा। देखिए, इसके पहले नीरज कुमार बबलू ने कहा हम जीभ काट देते। क्या आपको नहीं लग रहा है कि बिहार फिर से एक जाति की लड़ाई का युद्ध स्थल बनने जा रहा है? और इस लड़ाई में सबन जो आपस में लड़ गए हैं कि सबन लड़ेंगे, सवर्णों की लड़ाई और पिछड़ों की मलाई, क्या ऐसा दृश्य बनता दिख रहा है आपको? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इस पूरे विवाद के कई पहलू हैं और बहुत गंभीर पहलू हैं। और जी। अच्छा है, अच्छी बात है कि आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत जी। गंभीर बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये दो लोगों के राजनीति की बात नहीं है। ये एक समाज को प्रभावित करने वाली बात है। ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। एक समाज में जो विद्वेष पैदा हो रहा है, जो एकदम नीचे तक जो इसका मैसेज जाएगा, वो बहुत खराब है। एक समाज की संरचना के लिए जो एक समाज का ताना बाना है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में ऐसा कब हुआ जब जब इस तरह से राजपूत और ब्राह्मण आपस में लड़ रहे हों और एक समाज कहे कि हमारा योगदान बहुत ज्यादा है इतिहास में। अब दूसरे का नहीं है क्या योगदान? दूसरे का भी तो योगदान है, समान योगदान है। एक तरफ हमने इसी इसी झगड़े के क्रम में ये सुना कि कह रहे थे, राघवेंद्र प्रताप सिंह ही शायद कह रहे थे कि अब प्रणाम पंडित जी कहने वाले सिर्फ राजपूत ही हैं। तो जब आप 5000 साल से प्रणाम पंडित जी कहते थे और पंडित जी आपके लिए सारी चीजें करते थे, आपको छत्रपति बनाते थे, वो तो सब ठीक चल रहा था ना 5000 साल से। तो ऐसा तो कभी हिस्ट्री में नहीं, हमने नहीं देखा कि आप इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। जी। और लड़ाई किस बात पर कर रहे हैं? एक दलित लेखक की कविता पर। अगर आपको विरोध है तो मनोज झा से तो क्यों विरोध होना चाहिए? ये तो मैसेंजर को शूट करना हुआ ना। मनोज झा तो मैसेंजर है। मनोज झा तो एक कविता जी। पढ़ रहे थे, जो कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है, जो दलित लेखक थे। जी। तो यहाँ यही राजनीति समझिए आप। अगर आपको विरोध करना है, जो राजपूत समाज अगर बहुत उद्वेलित है, इस बात को लग रहा है कि उनके लिए यह कविता अपमानजनक है, तो उस लेखक के खिलाफ आंदोलन छेड़े। हमने तो एक शब्द नहीं सुना कि किसी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि को गाली दी हो। क्यों आपको दलित वोट की चिंता सता रही है? ब्राह्मण वोट की चिंता नहीं बिल्कुल। है, ब्राह्मण मतदाता की चिंता नहीं है, दलित की चिंता है आपको। अगर आपको इतनी बुरी लगी है ये बात, तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि की आलोचना करिए। जिस प्रकाशक ने उनकी किताब छापी है उसके खिलाफ आंदोलन करिए, उस कविता को बैन कराने के लिए आंदोलन करिए। जो कविता आज से 15-20 साल पहले, 2013 में तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का निधन ही हो गया था। तो जी। जो कविता उसके पहले लिखी गई है और दशकों से जो कविता गाई पढ़ी जा रही है, आप उस पर इतने उद्वेलित हो गए एक आदमी ने गा दी तो। और आपको बताएं, हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लोगों को समझना चाहिए है ज्ञानेश्वर जी, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये जो कविता है, इसमें ठाकुर प्रतीक लिखा है उन्होंने, लेकिन उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है जूठन। वो आत्मकथा सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। वो किताब, उस किताब में उन्होंने लिखा है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और उन्होंने लिखा है कि जो उत्पीड़क समाज था, जिसने उनके बचपन में जो उत्पीड़न किया पूरे दलित समाज का, वो त्यागी समाज था। और उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा कि त्यागी उत्पीड़क थे। तो जी। हमने तो नहीं देखा कि जूठन के खिलाफ त्यागी सड़क पर उतर रहे हैं। तो एक एक जहां प्रतीकों में उन्होंने कविता लिखी, तो आप उनके खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आप मैसेंजर को शूट कर रहे हैं जो उनकी कविता पढ़ रहा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के खिलाफ बोलेंगे कैसे? आपने कहा ना, दलित वोट की चिंता है, दलितों के वोट के बगैर जीत कहां सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बबेला बिहार में है।
आपने आपने ही कल बताया कि संजय सिंह मनोज झा के पक्ष में खड़े हो गए, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ, राजपूतों के सबसे बड़े चेहरे, राजनाथ सिंह, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, जहां ठाकुर और ब्राह्मण आपस में झगड़ा करते हैं, लेकिन वहां कोई बात नहीं हुई और बिहार में आग लग गई। हाँ, ये भी ये तो राजनीति का ही पार्ट हुआ ना कि बिहार में जी जहां कभी भी वैसी मजबूत सामंती व्यवस्था नहीं है, कभी नहीं रही है, हिस्ट्री में नहीं रही है। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़े तो वो सारी कहानी अवध प्रांत के किसानों की है, अवध की है, जहां लड़ाई होती थी, जहां जहां उत्पीड़क समाज था, जहां राजस्थान में सामंती व्यवस्था रही है, मध्य प्रदेश में आज तक चलती है सामंती व्यवस्था। बिहार में कभी भी सामंती व्यवस्था उस तरह से नहीं रही है जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह में रही है। आप देखिए, जब 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 वो पृथ्वीराज फिल्म को लेकर के या अलाउद्दीन खिलजी वाली फिल्म को लेकर के जब भी विवाद हुआ, तो उस विवाद बिहार में वो विवाद कभी नहीं हुआ। लेकिन आज आज सिर्फ बिहार में हो रहा है और पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कहीं कोई उद्वेलित नहीं है। वहां किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ है। वो नहीं कह रहे कि उसका अपमान हुआ, सिर्फ बिहार में ये कहा जा रहा है कि अपमान हुआ। पहले आनंद मोहन जी ने शुरू किया और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ गए, तमाम लोग अब आ गए, सबको अब अपमान महसूस होने लगा। तो आप इसी से समझिए कि ये किस तरह से राजनीति का पार्ट है। हर व्यक्ति इस मामले में अपनी राजनीति चमकाना चाह रहा है कि हम ठाकुर समाज के नेता बन जाएं, जैसा हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि उसके रहनुमा बन जाएं, उसके झंडा बरदार बन जाएं, ताकि एक कम से कम एक वोट हम ऐसा सुनिश्चित करें जो मेरे साथ खड़ा हो। ये एक पार्ट नहीं, है आपको राजनीति। आपको क्या बड़ी लगता है अजीत जी कि ये आनंद मोहन सुनिश्चित कर पाए? देखिए, आनंद मोहन के रास्ते में राजपूत मतदाताओं की भी बात करें तो चुनौतियां बहुत हैं। बीजेपी की बात करें, राजीव प्रताप रूडी है, राधा मोहन सिंह है, तमाम सुशील सिंह है, क्षेत्रीय छत्रप है। यदि हम जेडीयू की बात कर लें तो यहाँ संजय सिंह है, लेसी सिंह है। यदि हम आरजेडी की बात कर लें, जगदानंद सिंह है, सुनील सिंह है। क्या ये सभी नकार दिए जाएंगे और एकमात्र नेता या मसीहा आनंद मोहन ही रह पाएंगे? क्या यह संभव हो पाएगा? नहीं, ये संभव नहीं होगा। लेकिन देखिएगा, धीरे धीरे सारे नेता इस विवाद में आएंगे, बयान देंगे, जैसे किया ना जी धीरज सिंह बबलू ने किया, फिर राघवेंद्र प्रताप सिंह आए। ये आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, क्षेत्रीय छत्रप हैं ये सब लोग, सबका अपने अपने जी इलाके में असर है। पैन बिहार असर वाला कोई नेता नहीं है। ये जितने लोगों के आपने नाम लिए, सब अपने अपने इलाके में, तो सबको अपने ही इलाके का तो वोट सुनिश्चित करना है। पहले तो अपने ही इलाके का सुनिश्चित करना है कि हमारा हो जाए, हम जीते, हम जी विधायक रहे, एमपी रहे, तभी तो और कोई राजनीति होगी। और आप हम्म, देखिए, एक ऐसी विडंबना है ज्ञानेश्वर जी कि जो व्यक्ति आनंद मोहन सिंह, जो व्यक्ति 90 के दशक में फॉरवर्ड वोट, जो अगड़ा वोट है उसको एकजुट करने, अगड़ी जातियों को एकजुट करने वाला फोर्स था, जो व्यक्ति, वो आज अगड़ी जातियों में विभाजन करने वाला फोर्स बना हुआ है। हाँ, जो आपने बिल्कुल सही कहा, अगली जातियों में विभाजन करने वाले फोर्स बन गए। और आपने ही कहा कि देखिए, जो राघवेंद्र प्रताप सिंह करें, क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगा कि जिस तरीके से राजपूत जाति के लोग गांव में आज भी कहते हैं पंडित जी प्रणाम, और जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं राजपूत जाति को कहते हैं मालिक, तो क्या यह जो संबंध है, रिश्ता है, ये टूट जाएगा और इसका फायदा किसे प्राप्त होगा? ये दोनों बातें हम लोग उस पर आते हैं। ये संबंध नहीं टूटेगा। जैसा हमने कहा कि 5000 साल की हिस्ट्री, आपको जी छत्रपति कौन बना रहा है? तो छत्रपति जो बना करके बिठा रहा है, जिससे जिससे पहले भी लेजिटिमेसी लेनी पड़ती थी, जरूरत होती थी कि वो, तो उसके साथ अब कैसे लड़ सकते हैं? दोनों ने समान रूप से जो इतिहास में योगदान की जब बात होगी, तो दोनों दोनों इन्हीं दोनों की क्या मतलब, सभी सभी जातियों, धर्मों, सबकी भूमिका है ना। सबने मिल करके समाज और इतिहास बनाया है ना, देश बनाया है सबने, सारी लड़ाइयां सबने मिल करके लड़ी हैं। अब आप आज आज कह रहे हैं कि हम कि 80 साल की उम्र में बांह काट करके फेंक दिया था। बाबू कुंवर सिंह ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी आरा में, लेकिन ब्राह्मण समाज की महारानी लक्ष्मीबाई भी तो लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में। जी ऐसा तो है नहीं कि आप खाली अकेले कोई एक समाज चुनाव, वो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। नानाजी लड़ रहे थे, पेशवाज लड़ रहे थे। उस समय 1857 की लड़ाई तो हर जाति का आदमी लड़ रहा था, हर धर्म का आदमी लड़ रहा था। और जो लड़ रहे थे योद्धा, उन्होंने तो मुसलमान को नेता चुना था अपना। बहादुर शाह जफर उनके नेता थे, उनके सेना नायक थे। और ब्राह्मण समाज के लोग भी लड़ रहे थे। तो ये इस कभी ये नहीं हो सकता है कि आप समाजों के बीच विभाजन करा दीजिए इस तरह से, अपनी राजनीति के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए। ये कभी उस लेवल पर नहीं होगा। अब दूसरा पार्ट जो आपने कहा कि इसका फायदा किसको होगा, ये असली चीज है। जी ये असली चीज है। किसी भी चीज का आकलन करने के लिए पत्रकारिता में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यही है कि क्यों, क्या कारण है इसका, कौन कहा, कब कहा, बिल्कुल कहां कहा, बिल्कुल ये तो सब आपको पता है क्यों कहा।
अब आप थोड़ा इतिहास में जाइए ज्ञानेश्वर जी, 1995 में जब जब अगड़ी जातियों को एकजुट करने का आनंद मोहन जी ने आंदोलन किया था, और एक आंदोलन जी, ही था वो बिहार पीपुल्स पार्टी का, तो उसका फायदा किसको हुआ था? लालू यादव को। इसमें कोई किसी को कोई संदेह ही नहीं होगा, जो आदमी राजनीति नहीं, जानते हैं, बिल्कुल जो नहीं, आदमी बिल्कुल नहीं, राजनीति, बिल्कुल। एकमात्र लाभार्थी थे लालू यादव। जी, उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी होती थी, और 72 एमपी की पार्टी थी कांग्रेस जब वो चुनाव में उतरी थी। 72 एमएलए थे जब 1991 के चुनाव में 72 एमएलए जीते थे ना, 90 के चुनाव में कांग्रेस के, और जी, 95 में जब कांग्रेस जा रही थी तो उसके 72 एमएलए थे हुँ, 324 की विधानसभा में। तो और कांग्रेस जी, के तरफ सवर्णों का एक रुझान रहा था, हमेशा रहा था, ब्राह्मणों का भी, राजपूतों का भी, भूमिहारों का भी, एक सवर्णों का रुझान था। मुसलमान भी उनके साथ जाते थे, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक था, दलित भी जाते थे। तो उस समय आनंद मोहन जी ने आंदोलन शुरू किया, बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, और आर पार की लड़ाई का ऐलान किया कि आर पार की लड़ाई होगी। इसका नतीजा ये हुआ कि जो फॉरवर्ड वोट था वो कांग्रेस की तरफ से टूटा, उसके नौजवान टूटे, और आनंद मोहन जी के असर में नारे लगाते हुए, उनके जिंदाबाद करते हुए कितने ही, आपने कल भी कहा था, कितने ब्राह्मण नौजवान, कितने भूमिहार नौजवान, उन्होंने अपनी, उनकी जान गई जी, आपसी बिल्कुल। लड़ाइयों में। तो वो हुँ, सब लोगों ने, वो वोट टूटा, एक नौजवानों का एक वर्ग चला गया आनंद मोहन के साथ, और इसका नतीजा ये हुआ कि 27 या 29 सीट पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। जो जी, अगर इनका नहीं होता तो एक फोर्स थी कांग्रेस पार्टी, तब भी फोर्स थी। तो लाभार्थी बाद में जब ये खबरें निकली, और सही या गलत उसको हम नहीं पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन ये हुआ कि उसको आनंद मोहन जी की एक योजना के तहत आनंद मोहन जी ने ये सब किया ताकि लालू यादव को फायदा मिले। अब योजना के तहत किया था या ये अपनी राजनीति कर रहे थे जिसका फायदा उनको मिल गया, वो कोलेट्रल बेनिफिशियरी हो गए लालू यादव, ये अलग चीज है। लेकिन ये हुआ, और उसके लाभार्थी लालू यादव की पार्टी थी, पहली और आखिरी बार। एक ही बार जी, उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, ये हिस्ट्री, ये इतिहास की बात है। उसके बाद पूर्ण बहुमत कभी नहीं मिला। बिल्कुल, मिली लंबी बिल्कुल। सरकार रही, पहले भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, पहले भी लेफ्ट के समर्थन से सरकार बनी थी 90 में जनता दल की, और 2000 के बाद भी, 2000 में भी वो गठबंधन की सरकार बनी थी कांग्रेस और उन सबके समर्थन से। वही एक चुनाव जी, था 95 में जब पूर्ण बहुमत मिला था लालू यादव की पार्टी को, अकेले मतलब। जी, तो वो फायदा मिल गया उनको। अभी जो हो रहा है, इसके भी लाभार्थी सिर्फ और सिर्फ लालू यादव की पार्टी होगी और जनता दल होगी। जो अलायंस अच्छा, अगर रहता है, हाँ, जो जी, अगर अलायंस रहता है तो दोनों, और अलायंस नहीं रहता है तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को इसका फायदा होगा। राष्ट्रीय आप जनता दल देखिए, और जनता दल यूनाइटेड कोई रिलायंस रहता है तो फायदा होगा। अगर अलायंस रहता है तो दोनों को, अगर अलायंस नहीं रहता है तो सिर्फ आरजेडी को फायदा होगा, लालू यादव की जी, पार्टी को फायदा होगा। हुँ, हुँ, वो कैसे होगा? आप देखिए कि हाँ, 90 के बाद से अभी, 90 के दशक से अभी कितनी तस्वीर बदल गई है। 2000 में राज्य का विभाजन हो गया, और झारखंड बनने से पहले जो बिहार में ये माना जाता था कि 12%, 15% या 16% फॉरवर्ड है, वो आबादी बढ़ी है। वो आबादी झारखंड के डिवीजन के बाद 22-25% के करीब आबादी होगी, 22% कम से कम होगी, 20 से 22% फॉरवर्ड की आबादी। तो जी, ये एक बड़ी आबादी होती है। अगर ये किसी एक तरफ जाती है, और जो एक समय था जो ये फॉरवर्ड वोटर था, कांग्रेस को वोट करता था, जब कैलाशपति मिश्र आए और उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो वोट धीरे धीरे टूटता हुआ, अलग होता हुआ बीजेपी की तरफ चला गया। तो इसका मेजर चंक, अगर आप एक कम्युनिटी के रूप में वोट की बात करेंगे, तो कम्युनिटी के तौर पर इंडिविजुअल, कहीं राजपूत कैंडिडेट है आरजेडी का तो राजपूत उसको वोट दे देगा, या कहीं भूमिहार कैंडिडेट है भूमिहार दे देगा उसको, ब्राह्मण कैंडिडेट है ब्राह्मण दे देगा, बनिया कैंडिडेट को भी बनिया वोट दे देगा आरजेडी के इंडिविजुअल को। लेकिन एक जी, कम्युनिटी के तौर पर जो फॉरवर्ड है वो जनरली बीजेपी को वोट करता है। तो अब ये एक बड़ा चंक है जिसमें वैश्य भी हैं, और अब कुशवाहा भी जुड़ते हैं, कुछ अति पिछड़ी जातियां जुड़ती हैं। तो जो बीजेपी, जिसको आप बताते थे कि वो कुछ नहीं है, उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई वोट नहीं है, तो उसका एक बड़ा वोट आधार बन गया है। उस वोट आधार को कैसे डैमेज करना है, इस खेल में वो एक राजनीति हो सकती है कि जी, उस वोट आधार को कैसे डैमेज करें। तो इनका डिवीजन करा दो। समाज में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जब ग्राउंड लेवल पर होगा ना, तो वो बहुत असर करता है। एक मोटे तौर पर नहीं, ये परकुलेट कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल पर ये कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा। जिन दो जातियों के बीच, समाजों के बीच, हमारे यहाँ बिहार में नहीं रहा है झगड़ा, अगर ये झगड़ा जी, ग्राउंड लेवल पर जाता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट बनता है, जैसा आपने कहा कि जहां राजपूत कैंडिडेट होगा वहां भूमिया ब्राह्मण उसको वोट न दे, जहां ब्राह्मण कैंडिडेट है राजपूत न दे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का नुकसान तो सिर्फ बीजेपी को होगा ना, जिसकी तरफ से ज्यादा बीजेपी को। जिसके ज्यादा ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार कैंडिडेट आएंगे। हाँ, जो 7 एमपी आज की तारीख में हैं, वे सारे, मतलब यदि आप कविता सिंह की बात छोड़ दें, तो सारे क्या बोलता है, एनडीए अलायंस के ही जीते थे, तब कविता सिंह भी एनडीए अलायंस में थे। 7 राजपूत एमपी हैं, तो 7 राजपूत एमपी हैं। और देखिए अजीत जी, एक बड़े गौर करने की बात है।
कि पिछले कुछ महीनों से जब आनंद मोहन जेल से बाहर आए या उन्हें बाहर लाने की कवायद चल रही थी, जो हमने कहा कि ये सवर्णों की लड़ाई पिछड़ों की मलाई, ये जो विवाद पैदा हुआ है, इस विवाद में आनंद मोहन के पुराने दुश्मन पप्पू यादव, जो पिछले दिनों आनंद मोहन से अपने रिश्ते जोड़ रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, वे भी कूद पड़े हैं और वे भी मनोज झा की तरफ खड़े हो गए हैं। आपने ठीक कहा कि आप भाई मनोज झा की आलोचना क्यों कर रहे हैं? आपको आलोचना करनी है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कीजिए, जो शुद्ध थे, जिन्होंने ये कविता लिखी। तो पप्पू यादव भी कूद पड़े हैं, मतलब पिछड़े एक हो रहे हैं। और दूसरी बात जो टैक्टफुल दिखा जा रहा है कि राजपूत जाति के जितने नेता हैं वे तो कह रहे हैं जीभ काट लेंगे, गर्दन उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ब्राह्मण जाति के जो भी लोग हैं वे चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। हमें खबर यह है कि आरजेडी के भीतर भी और नीतीश कुमार की पार्टी में भी, स्वयं नीतीश कुमार ने और ललन सिंह ने, जो पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने नेताओं को इस मुद्दे पर खामोश रहने को कहा है। तो पप्पू यादव का एग्रेसिव हो जाना, पिछड़ों की गोलबंदी शुरू हो गई, ब्राह्मणों का चुप रहना, मतलब आपको जितनी गाली देनी है दीजिए, हम गाली सुनेंगे और गाली समझेंगे, हम अपने लोगों के बीच संदेशा पहुंचाएंगे कि देखिए ये किस तरीके से गाली दे रहे हैं हमें। इसका क्या अर्थ और मायने आप समझते हैं? यही दोनों अर्थ, दोनों दोनों ये कॉन्फ्लिक्ट दो लेवल पर है। पॉलिटिकली आप देखेंगे तो सामाजिक जी एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट तो बन ही रहा है ये, लेकिन पॉलिटिकली ये दो लेवल पर है। एक कि फॉरवर्ड वोट में इससे डिवीजन होगा, क्योंकि वो जैसा हमने पहले कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली पहुंचेगा ग्राउंड लेवल पर, गांव गांव पहुंचेगा और एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा जो ग्राउंड लेवल पर इफेक्ट करेगा पॉलिटिक्स को। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता है। आप समझिए, पॉलिटिक्स वोट के समय जाकर के चुपचाप ब्राह्मण वोट दे आए या राजपूत वोट दे, भूमिहार वोट दे आए, वो एक अलग चीज है। वोट के पहले जो वो माहौल बनाता है, जो वोट को जो एक डायरेक्शन देता है वोटर्स को, जो उसके साथ आते हैं राय लेने की, पंडित जी क्या कहना है आपका, चाहे बाबू साहब क्या कहना है आपका, तो वो जी कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को वो ज्यादा इंपैक्ट करता है इलेक्शन को। तो वो शुरू हो जाएगा गांव गांव में, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। आपने देखा कि अगर गांव के पंडित जी किसी और तरफ मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, तो बाबू साहब दूसरी तरफ कर रहे हैं, तो ये झगड़ा वो बढ़ेगा जो वोटिंग में दिखेगा। जी तो एक तरफ तो ये फॉरवर्ड वोट का डिवीजन है, दूसरा इसके बरक्स पिछड़ी जातियों के वोट की गोलबंदी है। वो एक तरफ से एक तरह अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जैसे पप्पू यादव के कहने का मतलब है कि भाई ये लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा किसको मिलेगा, हमको फायदा लेना है उसका। और दलित जी लेखक है, उनको निशाना नहीं बनाना, ये भी एक इसी राजनीति का एक पहलू है। और आप देखिए आज, आप याद करिए कब की बात है ये, अब चुनाव का कौन सा साल था हमको ध्यान नहीं आ रहा है अभी, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा था बाबू साहब लोगों को लेकर के। हाँ उन्होंने कहा कहा था था ना। कि लालू जी का जब राज था तो जी बाबू साहब लोग, गरीब आदमी सीना तान के चलता था बाबू साहब लोगों के सामने और उनकी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। जी इसके पर भी बाबू साहब लोग बहुत नाराज हुए थे। ठाकुर साहब लोग, उनको लगा था कि अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम, हम लोग तो हमेशा सीना तान के चलने वाले हैं। तो उस बात का क्या मतलब था? तेजस्वी यादव ने तब भी इसी मकसद से बात कही थी कि पिछड़ी जातियों में एक जो सेंस ऑफ प्राइड है, एक जो अपना सेंस ऑफ रूलिंग क्लास होने का जो उसमें एक समय में भाव था, कि जिसको सरकारी जाति बोलते थे ना, जब कि सरकारी जाति है, जो सेंस ऑफ रूलिंग क्लास का जो भाव था, वो भाव जगाया जाए। उसको ये बताया जाए कि लालू जी पिछड़ों के मसीहा थे, और वो फिर वो टाइम तभी आएगा जब उनका परिवार या उनके परिवार का कोई आदमी नेता बनेगा। तो आज इस मामले में भी वही हो रहा है कि जो कास्ट प्राइड है, ठाकुर एक जी कास्ट प्राइड ले रहा है कि हम ब्राह्मण को अपमानित कर देंगे। अरे इससे कास्ट प्राइड थोड़े होगी, आपको ब्राह्मण का अपमान कर दीजिएगा तो। जी ये तो फिर आप उस राजनीति का पार्ट हो गए ना, जाने अनजाने में आप उस राजनीति का पार्ट हो गए कि आप इररिलेवेंट हो जाएंगे फिर पॉलिटिक्स में। आपको कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। एक समय जो है, आप देखिए जब आरजेडी के साथ अलायंस था और 100 टिकट बांटनी थी लालू यादव को, तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि उन्होंने एक भी भूमिहार को टिकट दिया था। नहीं मतलब केवल आनंद, हाँ नहीं ठीक है, नहीं दिया था, हाँ ठीक है। वो तो 2020 मैसेजिंग में थी, आनंद तो सिंह को किसी देना को दे सकते थे। मजबूरी बहुत थी। भूमिहार लोग उनके बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, लोग अभी भी लोग हैं। बैजनाथ जी पांडे उनके बड़े गहरे दोस्त थे, अखिलेश प्रसाद सिंह बहुत गहरे दोस्त थे, करीबी थे। तो किसी ऐसे बहुत लोग अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि भूमिहारों से उनकी दुश्मनी ही थी, लेकिन नहीं उनको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दिखाना था कि हम एक पोजिशनिंग कर रहे हैं अपनी, हमको पिछड़ी जातियों का, और ये थोड़े से वोट चाहिए, हम पिछड़ी जातियों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स अपने आप इस प्ले में आ गया। जैसे पप्पू यादव एक्टिव हुए, जैसे आप ओम प्रकाश वाल्मीकि को निशाना नहीं बना रहे हैं, आप अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई बना रहे हैं। और दूसरा, जी अगड़ों में जी डिवीजन भी कर रहे हैं उसके वोट का, कि आपका वोट बट जाए। आप जहां
चूंकि ये एक खतरा था, कम से कम लोकसभा चुनाव को लेकर के ये खतरा है, और ये बात लालू यादव के दिमाग में भी बैठाई गई है और नीतीश कुमार के दिमाग में भी है कि लोकसभा चुनाव में वोट अगड़ों का नहीं हम लोग हासिल कर सकते हैं। वो एक उसका रुझान है, चाहे हिंदुत्व की वजह से हो या नरेंद्र मोदी के क्या जो विश्व गुरु की इमेज है उसकी वजह से हो, चाहे जिस वजह से हो, ये इनको लग रहा है कि वो नहीं हो सकता है, वो वोट नहीं मिलेगा, तो उसमें डिवीजन करा दो। जैसे वो डिवीजन नहीं तो होगा वैसे बिल्कुल आपको बिल्कुल बिल्कुल। आरजेडी को और जेडीयू अलायंस को फायदा हो जाएगा। तो ठीक है, आरजेडी जेडीयू अलायंस को फायदा हो जाएगा, लेकिन अजीत जी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब इंडिया अलायंस में आनंद मोहन के रास्ते बंद हो गए, लालू नीतीश दोनों ने बाय बाय कर दिया, तो वे बीजेपी की ओर जा सकते हैं। राजनाथ सिंह से उनके संबंध है, भारतीय जनता पार्टी में कभी भैरव सिंह शेखावत थे तो उनसे भी रिश्ते थे। खैर, आनंद मोहन के रिश्ते तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी रहे, और वे बीजेपी का रास्ता देखेंगे। कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से हुई, हालांकि वे इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे चेतन आनंद ने तो मुलाकात की। तो जो सूरत बन गई है बीजेपी के बारे में, अब तो नहीं, अब तो हिंदू कार्ड है। पहले कहा जाता था कि ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। तो अब आनंद मोहन जहां पहुंच गए हैं और जिस तरीके से राजपूत बनाम ब्राह्मण की आग लग गई है, तो ऐसी सूरत में 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी में आनंद मोहन की एंट्री क्या संभव हो पाएगी? और यदि आनंद मोहन की एंट्री होती है तो बिहार के ब्राह्मण क्या नाराज नहीं होंगे? देखिए, अब आनंद मोहन को तो कहीं जाना नहीं है, उनको तो पार्टी नहीं लेगी, कोई भी पार्टी, जी। किसी भी पार्टी में उनको जाना नहीं है। और लेकिन उनकी पत्नी अभी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी आरजेडी से और बहुत कम अंतर से हारी थी, बेटा विधायक है, तो वो लोग जा सकते हैं। उनके लिए तो जी। हमेशा पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं, उनको तो बीजेपी को लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लवली आनंद और चेतन आनंद को लेने में क्या दिक्कत है? हम्म। तो अब उन्हीं दोनों को राजनीति भी करनी है, या उनके हम्म। दूसरे बेटे को राजनीति करनी है। आनंद मोहन जी को तो अब राजनीति करनी नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अभी, तो उनको नहीं जाना है। तो बाकी लोगों को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उसमें दिक्कत सिर्फ ये है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और आज आपने अच्छा एक वो ये पॉइंट है उसमें एक कि अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी का रास्ता चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे। ब्राह्मण की सही बात है। नाराजगी के साथ साथ ये भी तो है कि वो एक दलित कलेक्टर, दलित आईएएस की हत्या के दोषी हैं वो। अब तो जी। आरोपी ने दोषी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, उन्होंने पूरी सजा काटी है। तो हम्म। जो जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अति पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा ध्यान दलित वोट पर दे रही है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, वो बीजेपी उस पर बहुत ध्यान दे रही है। तो वो एक रास्ते में बाधा होगी, क्योंकि जैसे ही उधर जाएंगे वैसे ये इशू उठेगा, ये बनेगा मुद्दा कि एक दलित आईएएस की हत्या के वो दोषी हैं और उनको बीजेपी ले रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए तो लेना एकदम आत्मघाती कदम हो जाएगा अगर वो अपने साथ उनको जोड़ते हैं तो जी। ये वहां भी मुश्किल है, वहां भी रास्ता बहुत आसान नहीं है। कोई भी सीट आप उठा करके देखिए, हर सीट पर बीजेपी के पास कई कई दावेदार हैं, वहां बीजेपी में रास्ता बनाना भी बहुत मुश्किल है। इस विवाद को इतना इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये मैसेज बनाना है कि इस जाति के सबसे बड़े नेता आनंद मोहन जी हैं, उनका परिवार है, असली रहनुमा इस जाति का वही है, तो फिर कोई हाथों हाथ ले लेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि उनको फिर अगर ये मैसेज हो गया बिहार में कि हाँ इनके पीछे राजपूत समाज खड़ा है या ये इनको नेता मान रहा है, तब तो ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो वो मान लीजिए कि दूसरे वोट उसमें जुड़ेंगे, थोड़ी बहुत अगर एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाराजगी होती है तो नाराजगी ले सकते हैं। लेकिन ये भी जी। नौबत आ सकती है जो आपको देखिए, जब एक बार ऐसी स्थिति बनी थी कि किसी ने नहीं लिया, तो अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी के टिकट पर लवली आनंद जी को चुनाव लड़ना पड़ा था। जी। तो ये कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर इस लड़ाई में अगर ये लड़ाई बढ़ती है और इस तरह की बातें होती हैं जैसे अभी हो रही हैं, तो आप अछूत हो जाएं, आपको कोई हाथ न लगाए। आप अच्छा, अछूत हो जाए, बिल्कुल। ये संभावना है कि आप अछूत हो जाए अपनी तमाम जो आप कौन आदमी नुकसान उठाना चाहेगा कि ब्राह्मण नाराज हो जाए हमारे से, या दूसरा फॉरवर्ड नाराज हो जाए हमारे से, या दलित नाराज हो जाए हमारे से, ये कौन जोखिम लेगा? कौन सी पार्टी ये जोखिम ले सकती है? जो लालू यादव ने आज कहा, तब तो फिर क्या बोलते हैं, आनंद मोहन न घर के रहे न घाट के रहे, और बीजेपी की ही बात करते हैं। आप कह रहे हैं राजपूतों के रहनुमा हो जाएंगे, तो बीजेपी में जितने स्थापित नेता हैं, राधा मोहन सिंह, राजीव प्रताप रूडी या बाकी जो भी अन्य लोग हैं, क्या वे इतनी आसानी से आनंद मोहन को डाइजेस्ट कर लेंगे अपने ऊपर? और बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, वहां समंदर है। आपने देखा ही कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट थे, केंद्रीय मंत्री थे, नीतीश कुमार के राइट लेफ्ट सब कुछ थे, और जब आए हैं तो बीजेपी में कहां खो गए हैं। अभी हमने झंझारपुर में देखा, जब सभा हुई अमित शाह की, तो अंतिम नाम आरसीपी सिंह का लिया गया। तो बीजेपी में
आपको लगता है कि डाइजेस्ट हो पाएंगे आनंद मोहन जिस तरीके के नेचर और सिग्नेचर के आदमी है और जिस तरीके से नाराज हो जाते हैं बातों बातों में? नहीं तो कहाँ वो किसी बड़ी पार्टी में, हर बड़ी पार्टी में उन लोगों के लिए मुश्किल है। कांग्रेस में भी तो गई थी लवली आनंद जी, कांग्रेस में भी थी, कांग्रेस के टिकट जी। पर चुनाव लड़ी, वहां कहाँ बहुत छोटा उनका जीवन रहा, लाइफ रहा पॉलिटिकल उस पार्टी के साथ। बीजेपी और भी बड़ी पार्टी, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और बीजेपी अभी कोई भी खराब मैसेजिंग बीजेपी अपना नहीं बनने देगी, क्योंकि एक उनको पूरे देश में एक तरह का मैसेज बनेगा। आज सोशल मीडिया का जो जमाना है उससे मैसेज बहुत बन सकता है। तो हमने कहा ना कि ये अछूत होने का खतरा है उनके सामने। और जी। जो जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, और हमको तो बड़ी हम्म। हैरानी हुई, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी वैसी बात कही, वही बात नीरज सिंह बबलू कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि अभी तक इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ हिंसा का, भड़काऊ भाषण का, हेट स्पीच का। ये हेट जी। स्पीच का मुकदमा होना चाहिए, पता नहीं क्यों इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए है, अदालतों हम्म। को लेना चाहिए है, और पीठासीन अधिकारियों को लेना चाहिए जो संसद और विधानसभाओं के। आप लॉ मेकर हैं, अब आप कैसे जो है आप देखिए राघवेंद्र प्रताप सिंह को कैसे कोई भी विधानसभा में एक्सेप्ट कर सकता है, या विधान परिषद में वो जिस भी सदन में जाएंगे वहां कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा जो आदमी कहता है कि हम गर्दन काट करके, गर्दन उतार करके हथेली पर रख देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल क्या पता बिल्कुल। आप हाउस में हो और इस तरह की कोई हिंसा कर दें। हाँ बिल्कुल। आपका ये बयान आपको अयोग्य ठहराता है सदन का सदस्य होने से। जी। कई चीजों में, कई मामलों में कोर्ट ने आप आनंद मोहन सिंह जी जैसा आदमी कैसे फिर लोकसभा में आप कहें कि वही जबान खींचने लगे किसी की, तो कोई क्या करेगा। हाँ सही बात है, सही बात है। आप अभी किस तो बात को नाराज रमेश बिधुरी ने जैसा कहा लोकसभा होकर, में, आपने देखा ही कितना बवाल हुआ दानिश अली को। तो वही आप इस तरह से आप वर्बल आप वायलेंस कर रहे हैं ना, आप वायलेंस के लिए उकसा रहे हैं दूसरे लोगों को कि कोई गर्दन उतार ले, कोई किसी की जीभ काट ले, कोई किसी की जबान खींच ले। ऐसे होता है क्या? ऐसे संसदीय राजनीति और विधानसभा और संसद की राजनीति होती है ऐसे। आरजेडी की ओर से अजीत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आरजेडी की ओर से मनोज झा की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर दी गई है, 22 श्रेणी की सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। क्या आपको लगता है कि माहौल इतने खराब हो रहे हैं, आनंद मोहन जिस तरीके के हैं, कि मनोज झा पर बिहार में अटैक भी हो सकता है, सिंबॉलिक ही आप नहीं, हाँ कोई भाई काली सिंबॉलिक फौज हो, मतलब नहीं हो, लेकिन खतरा तो है। और जी आनंद मोहन जी या उनका परिवार नहीं करने जाएगा जिस तरह से आनंद मोहन जी, उनका बेटा, बिल्कुल। उनकी बेटी, तमाम लोग बोल रहे हैं। कोई सिर्फ एक हम्म। आदमी जाकर के उस उकसावे में आ सकता है और जाकर के अटैक कर सकता है। जी। कोई भी आदमी जिस तरह की बातें हो रही हैं समाज में, कहां तो शांति बनाने की बात हो रही है। गांधी पर किताब लिखी है आनंद मोहन जी ने, उन्होंने हम्म। महात्मा गांधी कैक्टस के फूल, उन्होंने किताब लिखी है, और आप गांधी के रास्ते पर चलने की बात करते हैं और फिर जबान खींच करके और आसन की तरफ उछाल देने की बात कर रहे हैं। आसन की तरफ तो कागज भी उछाल दिया जाता है तो सदस्यता चली जाती है, आप किसी सदस्य की जबान खींच करके उछाल देने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या सम्मान कर रहे हैं आप जिस राजनीति में है, जिस संसदीय राजनीति में, उसका तो अपमान कर रहे हैं आप। एक व्यक्ति ने जी कोई एक अपमान कविता कर रहे पढ़ी है, उसके अपमान के हैं, बहाने आप बिल्कुल समूची बिल्कुल। राजनीति, समूचे लोकतंत्र तो का अपमान कर रहे हैं। जी, तो अजीत जी, चलते चलते हम ये समझना चाहते हैं कि ये सवर्णों की लड़ाई में पिछड़ों की मलाई तो दिख रही है, और आपने स्पष्ट कहा कि इसका फायदा सीधे तौर पर आरजेडी को होता दिख रहा है, और यदि जेडीयू साथ में रहा। यदि हम पिछड़ों की गोलबंदी की बात करें, एकजुटता की बात करें, जो नीतीश कुमार का फोकस एरिया है, अब तो राहुल गांधी तक बात पहुंच गई है कि बिहार में कास्ट सेंसस, जातिगत गणना का काम पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार ने कहा इसकी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो पिछड़ों की गोलबंदी तो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसी का तो खतरा है ज्ञानेश्वर जी की। जी। जब वो रिपोर्ट आएगी तो एक तरफ तो 52-54% पिछड़े का की संख्या आनी है, जो 1931 की जनगणना के बाद से जो चली आ रही है वो आएगी ही। जी। आबादी बिहार में से जो विभाजन के बाद घटी है, वो आदिवासी आबादी उधर चली गई है, थोड़ी एससी आबादी कम हो सकती है, जी। ओबीसी आबादी लगभग उतनी ही होगी जितनी पहले थी, फॉरवर्ड की आबादी बढ़ी होगी। आप देखिएगा उस सामाजिक जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आएगी उसमें फॉरवर्ड की आबादी बढ़ी हुई दिखेगी। तो उसका विभाजन करवाना है और ये गोलबंदी मजबूत करनी है। जी। ये सिंपल सिंपल गणित समझिए। इस पूरे विवाद का ये एक लाइन की समरी यही है कि जो सवर्ण 20-22% या जो भी ज्यादा दिखेगा, पहले जो जो एक धारणा है उससे ज्यादा होगा, उसका डिवीजन होगा और पिछड़ी जी। गोलबंदी होगी, जिसके साथ मुस्लिम का और एक दो दूसरी जातियों का अपना समुदायों का वोट है। तो वो सीधे सीधे ये सारा सब कुछ हो रहा है, इसकी प्लानिंग। अब अंदर खाने क्या खेल है, कोई बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इसको, चूंकि पॉलिटिक्स का कई गेम जो है तो बड़ा गहरा होता है और उसकी परतें बाद में खुलती हैं। जी। 1995 के खेल की भी परत बहुत बाद में खुली थी जाकर के, हम सब लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा था जो बहुत बाद में हटा जा करके।
तो क्या पता कौन सा खेल अंदर से क्या हो रहा है वो पता नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है ओवरटली जो दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी का वोट नुकसान कराना है, वोट बंटवाना है फॉरवर्ड का, क्योंकि उसका एक मुश्त वोट हो जाता है बीजेपी को, वो बंटना है वोट, और दूसरा जो वोट है उसको कंसोलिडेट करना है इस लड़ाई में। इस पूरे विवाद का ये मकसद दिख रहा है। मकसद यही दिख रहा है। इसका मतलब तो साफ साफ है ना कि बीजेपी के जो नेता, चाहे वो राघवेंद्र प्रताप सिंह हो, चाहे नीरज कुमार बबलू हो, या जो भी दूसरे हैं, इस प्रकरण में जो कूद पड़े हैं, जीभ काटने की बात कर रहे हैं, गला उतारने की बात कर रहे हैं, वे आनंद मोहन का कितना फायदा पहुंचा रहे हैं अलग बात है, वे राजपूत ब्राह्मण के झगड़े को कितना बढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वे बीजेपी का नुकसान पहुंचा रही है, बात तो तय है ना। ये तो एकदम पहली नजर में दिख रहा है, और एकदम सामान्य जी पॉलिटिकल समझ वाला आदमी भी इस बात को समझ सकता है। जी। तो देखिए, अजीत द्विवेदी जी ने आज कहा कि देखिए, आनंद मोहन ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि उनके बेटे लवली आनंद, चेतन आनंद जहां चले जाए एडजस्ट हो जाए, लेकिन आनंद मोहन राजनैतिक रूप से अछूत हो गए हैं। कोई भी पार्टी शायद उन्हें लेने से बचे। बीजेपी को भी खतरा दिखेगा, एलजेपी का जो रास्ता है वहां तुरंत जी कृष्णैया हत्याकांड की बात सुनने में आ जाएगी, लोग चर्चा करने लगेंगे। तो आनंद मोहन का आगे क्या होता है, आनंद मोहन अब खामोश हो गए हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि देखिए, भिकमंगा मैं नहीं हूं, मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूं। आनंद मोहन अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, और एक बात कही जा रही कि उन्होंने अपने को राजपूतों का नेता तो फिर से बना लिया है, जो बीच में गौन हो गए थे। तो इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, बिहार पर हमारी नजर रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।